Bismillahirrahmanirrahim. In syllabus of Master in English Literature, American Literature, the fifth paper, and in American Literature, there is morning become Electra. Morning become Electra. Morning is not a subah. Morning मातम वाला morning है. Morning becomes Electra. मातमी सूरत हाल डिफॉल हो गई है इलेक्ट्रा पर. इलेक्ट्रा इज अ कैरेक्टर. इलेक्ट्रा इज अ फीमेल कैरेक्टर के सारे दुख और मुसीबतें आखिरकार इलेक्ट्रा के ऊपर आकर एपिटोम बना रहे हैं, अपना पीक बना रहे हैं. मॉर्निंग becomes Electra. That is the name of drama. This drama is written by Eugene O'Neill. Eugene O'Neill. O'Neill was born in 1888 and he died in 1953. He was born in the room of a hotel. He died in the room of a hotel. उसने खुद भी प्रेडिक्शन की थी अपने किसी ड्रामा में या राइटिंग पीस में कि होटल में पैदा हुए, होटल में ही डेथ होनी है. ओनाइल असल में एक माइग्रेटेड फैमिली से बिलोंग करता है. हिज फादर वाज अ एक्टर और एक्टर होने की वजह से, क्योंकि वो थिएटर के साथ रिलेटेड था, तो थिएटर के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इनकलकेट की है ओनील के माइंड में. जब ओनील क्वाइट यंग था उस वक्त इसका फादर इसे लेकर बहुत सारे यूनाइटेड स्टेट के कंट्रीज में घूमता, यूनाइटेड स्टेट के स्टेट्स में घूमता रहा. इट्स मीन दैट उसकी अर्ली एज जो है ओनील की, उसने कई टाउन्स देखे हैं, विजिट किए हैं, और थिएटर की दुनिया को वो इसलिए जानता है क्योंकि अपने फादर के साथ उसकी अच्छी कंपनी है. उसके फादर ने उसे रोमांटिक थिएटर के बारे में नफरत को भरा है और एक मॉडर्न थिएटर की तरफ उसकी रुझान बढ़ा है ओनील का. ओनाइल के पेरेंट्स एक्चुअली आयरलैंड के थे और कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे. इसलिए ड्रामे का, पूरे ड्रामे को जब आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस ड्रामे में प्यूरिटन को भी क्रिटिसाइज किया गया है क्योंकि वो एक्चुअली बिलोंग कर रहा था एक कैथोलिक फैमिली से. इसीलिए बाद में ड्रामे को जब कंप्लीट कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो प्यूरिटन पर भी क्रिटिसिज्म उसका मौजूद है ड्रामा के अंदर. आफ्टर दिस ओनील अपनी अर्ली एज में तकरीबन 21 ईयर का था. 21 साल की उम्र में उसने शादी की थी, फिर डाइवोर्स हो गई, फिर उसने शादी की, फिर डाइवोर्स, और फिर उसने थर्ड मैरिज भी की है. लेकिन पहली डाइवोर्स के बाद यूजीन ओनाइल की मेंटल कंडीशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गई थी जहन के अंदर, जिसकी वजह से वो ना सिर्फ ड्रिंकआउट था बल्कि पॉवर्टी की वजह से वो वार्निश पी लेता, वो डिफरेंट किस्म के ऑयल पी लेता, वो मुख्तलिफ किस्म की पॉलिश पी लेता ताकि वो किसी तरह से अपनी मेमोरीज को रिड्यूस कर सके, ख़त्म कर सके. ओनाइल की जो मदर थी, शी वाज क्वाइट ब्यूटीफुल एंड शी वाज वेरी कॉम लेडी. दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इन द ड्रामा कि ऑटोबायोग्राफिकल पॉइंट ये है कि उसकी मदर बहुत खूबसूरत थी. ओनाइल ने सुसाइड की जो कोशिश की है अपनी फर्स्ट, जब उसने डिवोर्स किया अपनी बेगम को, उसके बाद उसने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट की थी सुसाइड की. उसने बहुत ज़्यादा टैबलेट खा ली थी और फिर जाकर सो गया. वो एक्सीडेंटली ऐसा हुआ कि उसके दोस्त एक पेयर वहाँ पर आ गया, उन्होंने उसकी कंडीशन से अंदाज़ा लगाया, एम्बुलेंस बुलवाई गई और उसे रिस्टोर कर लिया गया. ओनील बच गया. ओनील ने उसके बाद भी सुसाइड के बारे में सोचा एंड ही वाज डिस्पेरेट किस्म की लाइफ है उसकी, डिस्पेयर है, मायूसी है, मिजरी है उसके अंदर. लेकिन आप ये देखें कि बाद में उसे पल्चर अवार्ड भी मिला एट द एंड. ही आल्सो गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर ओविंग टू मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा. मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा की वजह से उसे नोबेल प्राइज भी दिया गया, वो कैरेक्टर जो सुसाइड करने चला था. यूजीन ओनाइल ने मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा लिखा है. मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा को समझने से पहले हमें कुछ और चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है. मैं इस लेक्चर के 2 पार्ट्स बना रहा हूँ. पहले पार्ट के अंदर हम इस ड्रामे का बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे और दूसरे पार्ट के अंदर
हम दूसरे पार्ट के अंदर दूसरे लेक्चर में हम मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा को डिस्कस करेंगे प्योरली। आइए आज आप रियली एक रियल ट्रेल की तरफ आए हैं, लिटरेचर के एक नई ट्रेल की तरफ आए हैं। अब तक आपने जितना लिटरेचर पढ़ा है, जितने कैरेक्टर पढ़े हैं, जितने प्लॉट्स देखे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये ड्रामा है। और मोस्टली टीचर प्रोफेसर ये कहते हैं कि वी आर अनएबल टू टीच ओनाइल। प्रोफेसर का कहना ये है कि वी आर अनएबल टू टीच ओनाइल। ओनाइल को पढ़ाने के काबिल नहीं हैं हम। आप उस ड्रामे को पढ़ने जा रहे हैं, तो इट्स मीन दैट देयर शुड बी समथिंग विच विल आस्क यू सम कंसंट्रेशन, टोटल कंसंट्रेशन इज नीडेड। आइए पहले इस ड्रामे का बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। बैकग्राउंड डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म्स डिस्कस कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, उसके बाद हम इसके ड्रामे के सोर्सेज को डिस्कस करेंगे। एडिपल कम्प्लेक्स that is not a new term for you people। आप लोगों ने एडिपस रेक्स पढ़ा है, एडिपस रेक्स जिन्होंने पढ़ा है उन्हें पता है एडिपल कम्प्लेक्स क्या है। मैं ये टर्म सारी डिस्कस तो कर रहा हूँ, आप गर्ल्स भी बैठे हैं, बॉयज भी बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोग डॉक्टर हैं इस वक्त। यू हैव टू एनालाइज थिंग्स, यू हैव नो नीड टू शाय। डॉक्टर का काम ये नहीं है कि मुख्तलिफ किस्म के बॉडी पार्ट्स को एनालाइज करते हुए वो शाय हो जाए। आप डॉक्टर हैं, आप हर चीज़ को समझते हैं, हर चीज़ को समझते हैं, तो आप लोगों को हर चीज़ को फोकस करना है, देखना है, एनालाइज करना है। एडिपल कम्प्लेक्स, इसका मतलब ये है कि हर बेटे का माँ के साथ एक सेक्सुअल रिलेशन है। हर बेटा माँ से सेक्स करना चाहता है, लेकिन मैं अक्सर कहा करता हूँ यहाँ पर कि रिचुअल्स होते हैं, नॉर्म्स होती हैं, रिलीजन होता है, कल्चर होता है, जो एक लड़के को अपनी माँ से ये एक्टिविटी करने से रोकता है। ये है एडिपल कम्प्लेक्स। क्लियर? इसका ताल्लुक इस ड्रामे में मौजूद है। दूसरी बात इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स, दैट इज नॉट अ न्यू टर्म आल्सो। हर बेटी फादर के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखना चाहती है, अट्रैक्शन है, सेक्सुअल अट्रैक्शन है, इसको इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स कहते हैं। ये दो कम्प्लेक्सेस आपने पहचान लिए। इसको जब मैं कहूंगा तो मैं सिंपली कहूंगा कम्प्लेक्सेस। मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा कम्प्लेक्सेस पर मबनी है। मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा के अंदर कम्प्लेक्सेस को बेस बनाकर पूरा ड्रामा लिखा गया है। जिस तरह के एडिपस रेक्स में अगर आप कहें कि एरोगेंस को बेस बनाकर ड्रामा लिखा गया है, प्राइड को बेस बनाकर ड्रामा लिखा गया है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसकी बुनियाद प्राइड पर नहीं, एरोगेंस पर नहीं, जिसकी बुनियाद क्या कम्प्लेक्सेस पर है। ट्रेजेडी अगर होती है तो कम्प्लेक्सेस की वजह से होती है। इन कम्प्लेक्सेस की वजह से ट्रेजेडी होगी इस ड्रामे के अंदर, वो हम एनालाइज करेंगे। क्लियर? तो कम्प्लेक्सेस आपको क्लियर हो गए। उसके बाद देयर इज नॉट अ न्यू टर्म आल्सो, देयर इज आल्सो रिलेटेड टू द रिलेटेड टर्म है एडिपल कम्प्लेक्स के। इस टर्म का नाम है मदर फिक्सेशन। लफ्ज खुद ही बता रहा है कि इसका क्या मतलब है कि माँ के साथ सेक्सुअल अट्रैक्शन को मदर फिक्सेशन कहते हैं। क्लियर? एट द सेम टाइम इसमें एक और पॉइंट है जिसे कहते हैं इंसेस्ट। इंसेस्ट का मतलब ये होता है, इस टर्म का मतलब है, इंसेस्ट का मतलब ये है कि एबनॉर्मल सेक्सुअल रिलेशनशिप, जैसे कि बाप के बेटी के साथ, बेटे का माँ के साथ, बहन का भाई के साथ, भाई का बहन के साथ, ये सारे रिलेशनशिप जो हैं ये इंसेस्ट कहते हैं। किसी ग्रैंडफादर का ग्रैंड डॉटर के साथ रिलेशन भी हो सकता है ये, यानी कि एज ग्रैंडफादर का ग्रैंड डॉटर के साथ भी सेक्सुअल रिलेशन हो सकता है, वो भी इंसेस्ट के अंदर आएगा। ठीक है, यानी कि इंसेस्ट की डेफिनेशन ये है कि एबनॉर्मल सेक्सुअल रिलेशनशिप। हमारी सोसाइटी टिल दैट टाइम, मैं 2012 तक बात कर रहा हूँ, हो सकता है फ्यूचर में ये चीजें एबनॉर्मल, इसको कहना जुर्म हो जाए। ओके, वर्ड 7। इस वक्त तक मैं किसकी डेफिनेशन कर रहा हूँ कि एबनॉर्मल रिलेशनशिप हमारी सोसाइटी के मुताबिक। इंसेस्चुअस फीलिंग्स, इंसेस्चुअस फीलिंग्स, देयर इज आल्सो अ रिलेटेड टर्म। ये रिलेटेड टर्म है इंसेस्ट के साथ। इंसेस्चुअस फीलिंग्स यानी कि ग्रैंड फादर है, उसका ग्रैंड डॉटर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप की फीलिंग्स हैं, तो उसको हम इंसेस्चुअस फीलिंग्स कहेंगे। सेम लाइक भाई की बहन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इंसेस्चुअस फीलिंग्स कहेंगे। दीज आर द टर्म्स जो कि जरूरी थी इस ड्रामे को पढ़ने से पहले। हम पढ़ रहे हैं मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। राइटर कौन है? ओनील। ओनील ने इस ड्रामा को जो लिखा है उसने एक्चुअली नई चीज क्रिएट नहीं की,
बल्कि उसने एक और पहले से लिखा हुआ ग्रीक ड्रामा था उसको रिक्रिएट किया है। मैंने आपको बात इंतहाई सिंपल करके कही है, ठीक, आपके समझाने के लिए। एक पहले से ड्रामा लिखा हुआ था, ड्रामे का नाम था ओरेस्टिया। ओरेस्टिया एक ड्रामा लिखा था, किसने लिखा था? एस्किलस ने। एस्किलस याद है? टीचर ऑफ सोफोक्लिस, सोफोक्लिस का भी टीचर था। एस्किलस ने ड्रामा लिखा था ओरेस्टिया। जैसे कि ओरेस्टिया से जाहिर होता है कि ओरेस्टिया, जिससे एडिपस रेक्स ड्रामे का नाम था, तो उसके अंदर हीरो कौन था? एडिपस था। ओरेस्टिया जब उसने ड्रामा लिखा है एस्किलस ने, तो उसका जो हीरो था वो भी ओरेस्टस था, उसका नाम ओरेस्टस था। यानी कि मैं कह सकता हूं सिंपल कि ओरेस्टिया ड्रामा जो कि एस्किलस ने लिखा था, एक्चुअली दिस ड्रामा वाज फोकस्ड ऑन ओरेस्टस। ओरेस्टस को फोकस करके ड्रामा पूरा क्रिएट किया गया था। ओनेल ने ओरेस्टिया को पढ़ा और फिर कैरेक्टर्स के नाम तब्दील किए और उसी ड्रामे को दोबारा पेश किया। लेकिन उस ड्रामे को उसने पेश तो किया है, लेकिन उसने अब नया ड्रामा मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा जो लिखा है उसका फोकस उसने ओरेस्टस पर नहीं किया बल्कि इलेक्ट्रा पर किया है। इलेक्ट्रा इज अ फीमेल कैरेक्टर इन द ड्रामा ओरेस्टिया। इज दैट लेवल समझ आ गया आपको यहाँ तक बात? दोबारा बता देता हूँ आपको, सिंपल इज दैट ओरेस्टिया ड्रामा लिखा था एस्किलस ने, और ओरेस्टिया के ड्रामे को ओनेल ने पकड़ा और दोबारा रिक्रिएट कर दिया। सिंपल, ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई ना? उसे रिक्रिएट, आप भूल जाए इस बात को, मैंने कहा है कि जी ओरेस्टस कौन था, मैंने कहा इलेक्ट्रा कौन थी, छोड़ दें इस बात को। आपको ये बात समझ आ गई कि ओरेस्टिया किसने लिखा? ओरेस्टिया लिखा। और ये एस्किलस कौन था? ग्रीक राइटर था। और ये ड्रामा कब लिखा गया? बिफोर क्राइस्ट लिखा गया। अगर बिफोर क्राइस्ट लिखा गया है, ग्रीक ड्रामा है, तो ये इसमें कैरेक्टर भी ग्रीक होंगे। एक्चुअली ओरेस्टिया के जो कैरेक्टर हैं वो दुनिया के मशहूर तरीन कैरेक्टर हैं। इतने मशहूर कैरेक्टर हैं कि वो ग्रीक्स वालों की मैथोलॉजी में ठहरे हुए हैं। क्लियर? ओरेस्टिया ड्रामा ग्रीक ड्रामा है जिसके कैरेक्टर जो है बहुत फेमस कैरेक्टर हैं। मैं यूं कहूं सिंपल, ओरेस्टिया ड्रामा एक हिस्टोरिकल ड्रामा है। जिस तरह के मिल्टन की आपने एपिक देखी है, तो एपिक हिस्टोरिकल नहीं है क्या? सारी फैसिलिटी उसके अंदर मौजूद है, हिस्टोरिकल है। सेम लाइक जब ओरेस्टिया लिखा गया उसके अंदर भी ग्रीक हिस्ट्री आ गई, ग्रीक कैरेक्टर आ गए, हिस्टोरिकल कैरेक्टर आ गए। क्लियर? ओरेस्टिया ड्रामा भी एक हिस्टोरिकल ड्रामा था। अब हम डिस्कस करेंगे ओरेस्टिया को, हम कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि ओरेस्टिया ड्रामा के अंदर क्या हुआ है। यस, स्टोरी को चेंज किया है मॉडर्न एटीट्यूड की वजह से, मॉडर्न ड्रामा बनाने की वजह से स्टोरी का प्लॉट थोड़ा सा तब्दील हुआ है, ओवरऑल प्लॉट सेम रहा है। ठीक, अब हम डिस्कस कर रहे हैं ओरेस्टिया ड्रामा के अंदर क्या चीज थी, ताकि उसके बाद ओरेस्टिया ड्रामा को देखने के बाद हमें समझ आ सके कि ओनील ने रिक्रिएट कैसे किया है ड्रामा, और मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा किस तरह से वही ड्रामा है जो ओरेस्टिया है असल में। क्लियर? अगर ओरेस्टिया आपको समझ आ गई तो आपको ओनील का मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा भी समझ आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आइए देखते हैं ओरेस्टिया जो कि एस्किलस ने लिखा, ग्रीक ड्रामा है, उसके अंदर क्या क्या है। चलो, बात करने से पहले मैं पूछ लूँ आपसे, क्या आपने ट्रॉय मूवी देखी है? जिसने देखी है हाथ खड़ा करे। ओके, ट्रॉय मूवी जो मैंने देखी है उसके अंदर एक बहुत बड़ा जंगजू दिखाया गया है जिसका नाम एगामेम्नॉन था। उसकी बालों के पीछे छोटी सी थी ऐसे, और बड़ा जंगजू किस्म का वो शख्स दिखाया गया है। हुआ ये था, ओरेस्टिया ड्रामा की बैकग्राउंड पहले बता रहा हूँ आप। ओरेस्टिया ड्रामा की बैकग्राउंड देख लेना, उसमें क्या है। एक ट्रॉय मूवी है, मैं उसी को डिस्कस कर लेता हूँ, बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी, बस बैकग्राउंड बन जाएगा हमारा। ट्रॉय के अंदर दिखाया गया है कि एगामेम्नॉन एक बहुत बड़ा जंगजू है, और उसका भाई जिसका नाम मेनिलियास है, मेनिलियास उसका भाई है, मेनिलियास
मिनिलियस की जो बेगम, मिनिलियस की बेगम का नाम है हेलन। हेलन जिसका जिक्र डॉक्टर फास्टस में भी हुआ है। हेलन, हेलन वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल। हेलन को हेक्टर का भाई पेरिस ले गया था, निकाल कर ले गया था। मेनेलियस की बीवी का नाम क्या है? हेलन। हेलन को कौन ले गया? पेरिस ले गया, ठीक है जी। अब मेनेलियस जो है, मेनेलियस किससे मदद मांगेगा? सोचने की बात है। अपने भाई से मदद मांगेगा, क्योंकि वो बड़ा जंगजू है। उसके भाई का नाम क्या है? एगामेम्नॉन है, और ये मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बहुत अच्छा जंगजू है। मेनेलियस गया था एगामेम्नॉन के पास, उसे कहा था मेरी बेगम को ले गए, और एगामेम्नॉन तैयार हो गया था। उससे सारी फौज इकट्ठी की और गया ट्रॉय पर, उसने हमला कर दिया था। उसके बाद जो कुछ भी हुआ व्हाटसएवर, आखिर जंग हार गए, जीत गए, जो कुछ भी होता रहा, वो एगामेम्नॉन वापस आ गया। और हम ये अज्यूम करते हैं कि एगामेम्नॉन जो है वो हार कर आया है ओवरऑल, ठीक, ओके, व्हाटसएवर। अब आप एगामेम्नॉन से वाकिफ हो गए, मेनेलियस से वाकिफ हो गए जी। अब शुरू करते हैं ओरेस्टिया ड्रामा। क्लियर? ओरेस्टिया ड्रामा शुरू होता है, दिखाया जाता है कि एगामेम्नॉन है, और एगामेम्नॉन जो है वो वापस आ रहा है किसी जंग से, और जिस जंग से वापस आ रहा है उस जंग को हार कर आ रहा है, जीत कर नहीं आ रहा। ही इज इन द मिजरेबल कंडीशन व्हेन ही इज ऑन वॉर। जब वो जंग पर था, वहां लड़ रहा था, तो पीछे घर के अंदर उसकी बेगम बैठी थी जिसका नाम था क्लैटिमिनिस्ट्रिया। क्लैटिमिनिस्ट्रिया, क्लैटिमिनिस्ट्रिया वाज द वाइफ ऑफ एगामेम्नॉन। क्लैटिमिनिस्ट्रिया वाज द वाइफ ऑफ एगामेम्नॉन की वाइफ थी। एगामेम्नॉन वॉर पर है, क्लैटिमिनिस्ट्रिया पीछे बैठी हुई है, और क्लैटिमिनिस्ट्रिया जो है उसने एक अपना पैरामोर बना लिया है, अपना एक दोस्त बना लिया है, अपना एक सेक्सुअल फ्रेंड बना लिया है। एगामेम्नॉन की वाइफ क्लैटिमिनिस्ट्रिया ने अपना एक दोस्त बना लिया है, और वो जो दोस्त बनाया है उसने, उसका नाम है अगस्टस। अगस्टस, अगस्टस दोस्त बनाया है किसने? क्लैटिमिनिस्ट्रिया ने अपना एक दोस्त बना लिया है जिसका नाम है अगस्टस। दोबारा देखिए, एगामेम्नॉन एक वॉरियर है, जंगजू है, गैलेंट है, ही इज ऑन वॉर। इसकी एक वाइफ है, उसका नाम क्लैटिमिनिस्ट्रिया है। क्लैटिमिनिस्ट्रिया एगामेम्नॉन के जंग पर जाने पर उसे पीछे से एक दोस्त बनाया जिसका नाम है अगस्टस। अब 3 कैरेक्टर आपके सामने आ गए, 3 कैरेक्टर आपके सामने आ गए, एगामेम्नॉन, क्लैटिमिनिस्ट्रिया और अगस्टस। एगामेम्नॉन और क्लैटिमिनिस्ट्रिया का एक बेटा भी है जिसका नाम है ओरेस्टेस। एगामेम्नॉन और क्लैटिमिनिस्ट्रिया की एक बेटी भी है जिसका नाम है इलेक्ट्रा। एगामेम्नॉन और क्लैटिमिनिस्ट्रिया की एक और बेटी है जिसका नाम है एफिजीनिया, लेकिन ये गायब है, गुम है, कोई पता नहीं है कहां पर है। ओके, पायलेट जो कैरेक्टर है मैं बाद में डिस्कस करूंगा स्टोरी के अंदर। एगामेम्नॉन जंग पर चला गया, क्लैटिमिनिस्ट्रिया पीछे घर में है। क्लैटिमिनिस्ट्रिया के साथ घर में कौन रहता है? और इलेक्ट्रा नहीं, वर्जीनिया का हमें कोई पता नहीं कहां पर है। घर के अंदर 3 कैरेक्टर मौजूद है, क्लैटिमिनिस्ट्रिया, ओरेस्टेस और इलेक्ट्रा। क्लियर? एगामेम्नॉन वॉर पर है, क्लैटिमिनिस्ट्रिया डिसलॉयल्टी शो करती है और एक पैरामोर बनाती है। अपना पैरामोर का मतलब होता है सेक्सुअल फ्रेंड, आशिक जिसे हम कहते हैं। तो पैरामोर क्रिएट करती है, अपना बनाती है, और उसका नाम है अगस्टस। क्लियर? अगस्टस से क्योंकि उसका अफेयर चल रहा है, सेक्सुअल अफेयर है उसका। जो ही एगामेम्नॉन वापस आ रहा है, जंग से हार कर आ रहा है वापस, तो अगस्टस और
क्लैटिमनिस्टिया प्लान बनाते हैं कि इसको हम एक बहुत बड़ा ग्रैंड पार्टी देंगे, सेलिब्रेशन देंगे कि जी जंग से वापस आया है, और उसी के अंदर अगस्तस जो है वो एगामेमनन को कत्ल कर देगा। और ऐसा ही होता है। जो ही वो एगामेमनन आता है वो थका हारा होता है, वो मिजरेबल होता है, दुखी होता है। जो इंटर होता है सेलिब्रेशन के ऊपर एक ऐसी भगदड़ होती है, ऐसी शोर शराबा पैदा होता है, हंगामा खड़ा होता है कि अगस्तस जाकर एगामेमनन को कत्ल कर देता है। एगामेमनन इज डाइड। अब क्लैटिमनिस्टिया कहती है हु इज द नेक्स्ट हु विल कम्पीट अगस्तस। अगस्तस तुम्हारे साथ नेक्स्ट कम्पीट करने वाला जो शख्स है वो कोई और नहीं, मेरा अपना बेटा ओरेस्टस है। ओरेस्टस तुमसे बदला लेगा, तुमसे लड़ेगा। हमें और तुम्हें अगर किसी से तकलीफ है तो किससे? ओरेस्टस से। अब हमारी हिंड्रेंस, हमारे रास्ते की दीवार अब ओरेस्टस है, मेरा बेटा ही। तो उसके दर पे हो जाते हैं। उसके दर पे जो ही होते हैं तो इलेक्ट्रा क्योंकि बड़ी है, इसने एक जबरदस्त किस्म की प्लानिंग की है। इसने ये किया कि ओरेस्टस को उसने उस सिटी से, उस जगह जहाँ पर वो रह रहे थे वहाँ से उसे भगा लेती है कि भाग जाओ यहाँ से, और उसे भेज देती है अपने अंकल के पास। इलेक्ट्रा ओरेस्टस को अपने अंकल के पास भेज देती है जो कि किंग है किसी दूर दराज इलाके में। ओरेस्टस अभी यंग है, छोटा लड़का है, 10 साल का, 8 साल का या 9 साल का। तो ओरेस्टस कहाँ चला गया? किंग के पास चला गया। किंग के पास उसने जब परवरिश पाई वहां पर, तो किंग का एक बेटा था जिसका नाम था पेलेस। पेलेस वाज द किंग सन। पेलेस के साथ ओरेस्टस की बड़ी जबरदस्त किस्म की दोस्ती हो गई। ये बहुत अच्छे दोस्त बन गए और परवान चढ़े, बड़े हुए। जब बड़े हुए तो हर दफा, हर नए स्टेप पर, उसकी ग्रोथ के हर एक स्टेज पर इलेक्ट्रा ओरेस्टस को रिमाइंड कराती रही कि तुमने रिवेंज लेना है। किसका? तुमने मेरे बाप का रिवेंज लेना है। इलेक्ट्रा कहती है तुमने मेरे बाप का रिवेंज लेना है। ओरेस्टस जब बड़ा होता है तो उसके बाद वो जाता है डेल्फी पर, जाता है डेल्फी ओरेकल पर जाता है, उससे कंसल्ट करता है कि क्या वो रिवेंज लेने जाए। डेल्फी अप्रूव करती है कि जाए, वो रिवेंज ले सकता है। ओरेस्टस वहां से वापस आता है और वो अगस्टस को कत्ल कर देता है, क्लैटिमनिस्टिया को भी कत्ल कर देता है, अपनी मदर को कत्ल कर देता है और मदर के पैरामोर को भी कत्ल कर देता है। एनी क्वेश्चन टिल दैट? प्लॉट का कोई क्वेश्चन है? ओके। एगामेमनन को कत्ल किसने किया? एगामेमनन को कत्ल किया अगस्टस ने। क्लियर? ओरेस्टस ने, जो कि एगामेमनन और क्लैटिमनिस्टिया का बेटा था, इलेक्ट्रा का भाई था, उसने किसको कत्ल किया? किसके कहने पर? इलेक्ट्रा के कहने पर कत्ल कर दिया। ओरेस्टस ने कत्ल तो कर दिया। अब उसके बाद उसके अंदर एक हैजानी कैफियत पैदा हो गई। वो परेशान हो गया, वो डिवेल्डर हो गया, वो दर बदर भटकने लगा। उसको लगा कि उसके साथ कुछ गलत हो गया है, उसने कुछ गलत कर दिया है। उसने अपने बाप के टर्म पर 2 कैरेक्टर तो सेक्रीफाइस कर दिए हैं। उसने अपने बाप के टर्म पर 2 कैरेक्टर तो सेक्रीफाइस कर दिए हैं, लेकिन उसके अंदर एक हैजानी कैफियत आ गई है। हैजानी कैफियत शायद इसलिए है क्योंकि वो अपनी माँ को भी तो मार बैठा है ना। सो ही कंसल्ट द डेल्फिक ओरेकल अगेन। जब डेल्फिक ओरेकल पर दोबारा वो कंसल्ट करता है, दोबारा डेल्फिक ओरेकल पर जाता है कि मेरा क्या रेमेडी है, मेरा क्योर क्या है, मैं अब क्या करूं, मैं दर बदर भटक रहा हूं, मेरे ज़हनी कैफियत बड़ी डिवेल्डर हो गई है, मैं बहुत परेशान हो गया, एंग्जाइटी का शिकार हो गया हूं। तो डेल्फिक ओरेकल उसे दोबारा सजेशन देती है। डेल्फिक ओरेकल उसे कहती है कि जाओ टोरस चले जाओ। टोरस, दैट इज द नेम ऑफ अ प्लेस। ये एक इलाके का नाम है टोरस, और वहां पर डियाना का स्टैचू है, डियाना का बुत है, उसे चुरा कर ले आओ, तुम्हारी रेमेडी यही है। डियाना का स्टैचू चुरा कर ले, तुम्हारी रेमेडी यही है। डियाना जो है, एक्चुअली ये जो स्टैचू बनाया गया है डियाना का, आपके व्हाइट बोर्ड पर नजर आ रहा है आपको, ये डियाना का जो स्टैचू है, एक्चुअली ये कंसीडर किया जाता है मैथोलॉजी के अंदर, क्योंकि ये हिस्टोरिकल सारा ड्रामा है कि ये हेवन में से, ऊपर से आसमानों से फेंका गया था स्टैचू।
मैथोलॉजी में इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हेवन से ही गिराया गया था। अब इसको ओरेकल क्या कहता है कि तुम जाओ डियाना का स्टैचू चुरा कर ले आओ। ये डियाना का स्टैचू चुराने के लिए जब आगे बढ़ता है तो पैलेड्स भी इसका साथ देता है। अब पैलेड्स और ओरेस्टेस, पैलेड एंड ओरेस्टेस, ये दोनों कैरेक्टर निकल पड़ते हैं किस तरफ, क्या करने के लिए, वहां पहुंचते हैं, डियाना का स्टैचू चुराने की कोशिश करते हैं, और जब तकरीबन वो कामयाब होने वाला होता है डियाना का स्टैचू चुराने के लिए, तो देन उसी वक्त पकड़े जाते हैं। ओरेस्टेस पकड़ा जाता है, ओरेस्टेस वहां पर पकड़ा जाता है। ओरेस्टेस जब वहां पर पकड़ा जाता है तो इस डियाना के कन्वेंट के अंदर, खानकाह के अंदर एक प्रिस्टिस है, प्रिस्टिस नन है, एक फीमेल पादरी है वहां पर मौजूद है, जो कि ग्रीक वालों का है, ग्रीक मैथोलॉजी के मुताबिक प्रिस्टिस है। वो वहां पर आती है और वो अपना एक वाइटल रोल अदा करती है, और वो ओरेस्टेस को और पैलेड को बचा लेती है, सेव कर लेती है। हु इज शी? शी इज नॉट एनीथिंग एल्स, कोई और नहीं है ये, शी इज एफिजीनिया। ये एफिजीनिया है। एफिजीनिया यहाँ पर कैसे पहुंच गई है? हुआ ऐसा था, एगामेम्नॉन अपनी बेटी डियाना को लेकर आया था, डियाना अपनी बेटी एफिजीनिया को, एगामेम्नॉन अपनी बेटी एफिजीनिया को साथ लेकर आया था डियाना के इस टॉम पर, इस श्राइन पर। जब यहाँ पर लेकर आया इस ओरेकल पर, तो यहाँ पर वो इसे एफिजीनिया को सेक्रीफाइस करने आया था, ज़िबा करने आया था, ताकि कुर्बानी दे सके, बलि चढ़ा सके अपनी बेटी की, क्योंकि बहुत बड़ा जंगजू था। दैट वाज द रिचुअल, दी राइट थे उनके। जब वो ज़िबा करने लगा तो उसी मौके पर जब वो ज़िबा कर रहा था तो डियाना की कमांड आ गई कि तुम इस बच्ची को यहीं छोड़ और चले जाओ। तो वो एगामेम्नॉन एफिजीनिया को वहाँ छोड़ कर आ गया था। तो वहाँ जब पहुँचे ओरेस्टेस एफिजीनिया का क्या लगता है, भाई है, तो वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं समवट किसी न किसी तरीके से, सेव करती है, और फिर वो अपने आप को रिवील करती है कि हु इज शी। तो पता चलता है कि ये एफिजीनिया है, और एफिजीनिया, पाइलेड्स, एफिजीनिया, पाइलेड्स, ओरेस्टेस, तीनों कैरेक्टर इस डियाना के स्टैचू को लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं और निकल आते हैं। उसके बाद स्टोरी में क्या होता है, क्या क्या मसाइल आते हैं, ओरेस्टेस का क्या हुआ, देयर इज अनदर टॉपिक। अब इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक हमारा कंसर्ट था, यहाँ तक आपने प्लॉट को समझना था, ओरेस्टिया ड्रामा को यहाँ तक आपने समझना था। इसी ड्रामे को ओनील ने लिया है और दोबारा रिक्रिएट किया है कैरेक्टर्स को। कैरेक्टर वही हैं, नेम थोड़े से बदल दिए हैं, प्लॉट यही है, प्लॉट के इवेंट्स थोड़े थोड़े से बदल दिए हैं, और फिर इस ड्रामे का फोकस उसने इलेक्ट्रा पर कर दिया है कि शी इज द कमांडिंग एंड लीडिंग कैरेक्टर इन द ड्रामा पेश किया गया है। नाउ आस्क मी एनी क्वेश्चन। सेक्रीफाइस किया नहीं, सेक्रीफाइस करने लगा, ये ट्रेडिशन थे जी, पता चल गया था। बाद में एफिजीनिया ने खुद रिवील कर दिया था। क्लियर? ओके, नाउ ओपन योर नोट्स। Page number 3. These notes are created by me, Min Bhutta. We are going to read the characters of Morning Become Electra. अब मैं आपको ओरेस्टिया ड्रामा नहीं पढ़ा रहा, अब मैं मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा पढ़ा रहा हूँ आपको। आइए देखते हैं मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा के अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से कैरेक्टर ठहरे हुए हैं। पेज नंबर 3 पर एंड पर देखिए, लिखा हुआ है मेजर कैरेक्टर्स इन मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, लिखा हुआ है बेटा। देखें, पहला कैरेक्टर ओनील ने बनाया, नाम है एज़रा मनोन। एज़रा मनोन 50 years old, ब्रिगेडियर जनरल, हैविंग अ टॉल स्टेचर, बड़ा कद है, एंड एन इमेज ऑफ एगामेम्नॉन, और इसकी शक्ल सूरत खदोखाल एगामेम्नॉन से मिलते हैं। एगामेम्नॉन कहाँ से आया? ऑफ द ग्रीक ट्रेजिक ड्रामा। एगामेम्नॉन
जो कि ग्रीक ट्रेजिक ड्रामा का हीरो था या कैरेक्टर था, उस ग्रीक ड्रामे का नाम क्या था? ओरेस्टिया, रिटन बाय एस्किलस। क्लियर हो गई जी? रिजेम्बलेंस आ गई। अब हमें पता चल गया कि मॉर्निंग पिकअप इलेक्ट्रा में एक कैरेक्टर है जो कि ब्रिगेडियर जनरल है, टॉल है, हेल्दी है, और अगर इसकी रिजेम्बलेंस देखी जाए ग्रीक ड्रामा के साथ तो ये एगामेमनॉन से रिजेम्बल करता है। क्लियर? दूसरा कैरेक्टर है क्रिस्टाइन। क्रिस्टाइन 40 years ओल्ड, स्ट्राइकिंग लुकिंग वेमेन, सेंसुअल यानी कि सेक्सुअल अट्रैक्शन रखती है, फूल रखती है। एजरा मेनॉन वाइफ, एजरा मेनॉन की वाइफ है। ये ऊपर वाला जो कैरेक्टर मैंने अभी डिस्कस किया है, एजरा मेनॉन, उसकी वाइफ है। एन इमेज ऑफ क्रिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ ओरेस्टिया, वो क्रिएटिव मिनिस्ट्रिया की का इमेज है। लवीनिया 23 years old and old looking young women. Very important point is that old looking young women, thin, flat breasted, angular, with a wooden square shouldered military bearing. एजरा मेनॉन्स डॉटर, ये एजरा मेनॉन की डॉटर है। प्लेटिव मिनिस्टर की क्या लगी? उसकी भी डॉटर है। इमेज किससे मिलता है? एन इमेज ऑफ एलेक्ट्रा ऑफ द ओरेस्टिया। शबीना, क्लियर? ओरिन 30 years ओल्ड, लुकिंग यंग मैन ऑफ 20, है 20 साल का, लगता 30 साल का है। 30 years ओल्ड, लुकिंग यंग मैन ऑफ 20, फर्स्ट लूटिनेंट, लूटिनेंट ऑफ इन्फेंट्री। ये जो प्यादे सोल्जर होते हैं, ये जो पैदल मार्च करने वाले सोल्जर होते हैं, उनका लूटिनेंट है। इन द यूनियन आर्मी, मेनॉन सन, ये एजरा मेनॉन का बेटा है। वो जो पहला कैरेक्टर था हमारा मॉडर्न पिकअप इलेक्ट्रा में, एजरा मेनॉन, उसका बेटा है। एन इमेज ऑफ ओरेस्टिस ऑफ ओरेस्टिया, और ग्रीक ड्रामा ओरेस्टिया क्या इमेज है, उससे मिलता जुलता है ओरेस्टिस से। एडम ब्रोंट, कैप्टन ऑफ द शिप फ्लाइंग ट्रेड, ये शिप कंपनी का नाम है। सेंसुअल, सेक्सी है, एंड मूडी। क्रिस्टाइन सेक्सुअल फ्रेंड, पैरामोर है उसका, क्रिस्टाइन का। क्रिस्टाइन कौन थी? एजरा मेनॉन की वाइफ थी। और क्रिस्टाइन जो है, ये इमेज है एन इमेज ऑफ अगस्टस ऑफ ओरेस्टिया। ओरेस्टिया ड्रामा का अगर अगस्टस देखा जाए तो उसका इमेज देता है ये। पीटर नाइल्स, पीटर नाइल्स 22 years ओल्ड है, हैवी बिल्ड यंग फेलो है, क्लियर कट, फ्रैंक एंड गुड नेचर्ड, एंड आर्म्स कैप्टन, आर्मी के अंदर कैप्टन है। इन द यूनियन आर्मी, लेविनियाज लवर, ये लेविनिया का लवर है, लेविनिया का लवर है। हैजल नाइल्स 19 years ओल्ड है, अ प्रिटी हेल्दी गर्ल है, विद अ स्ट्रॉन्ग चिन एंड स्माइलिंग माउथ। पीटर सिस्टर, ये ऊपर वाला जो कैरेक्टर पीटर अभी आया है उसकी सिस्टर है। एंड ओरिन्स बिलवेड, ये दोनों बहन भाई, ओरिन और लेविनिया, ये दोनों बहन भाई, इनका आपस में बट्टा सट्टा है। अब तो याद रहेगा ना, बट्टा सट्टा हुआ है, हुआ नहीं है, होने वाला था। क्लियर? इसको समझ नहीं, हाथ खड़ा करे। कहाँ समझ नहीं आई? 6 वाला पीटर नाइल्स, देखो पीटर नाइल्स और हैजल नाइल्स दो कैरेक्टर हैं, दोनों बहन भाई हैं। ठीक है जी, ठीक है, इस बहन भाई हैं, इन दोनों का आपस में बट्टा सट्टा है लव का। लड़की और इनके साथ है, वो उसके साथ। ठीक है जी। These two characters are not very important characters, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कैरेक्टर ये। साइट, साइट बोलना है, साइट, साइट बीक्विथ 75 years ओल्ड है, विद अ थिन फेस, मेनॉन्स गार्डनर एंड मैन ऑफ ऑल वर्क। घर के अंदर मुलाजिम है और ड्रामा के अंदर ये कोरस का काम परफॉर्म करता है। ड्रामा के अंदर ये एज अ कोरस है, समझे। कोरस इसे डिनोट नहीं किया गया, कोरस इसे टाइटल नहीं दिया गया,
लेकिन ये है तो सर्वेंट, लेकिन काम कोरस का करता है। अमोस इम्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, नियरली 50 years old है, और फैट मैन है, कारपेंटर है बाय ट्रेड, ऑन हॉलीडे छुट्टियां गुजारा, छुट्टियों पर रहता है अक्सर। लियोजा, लियोजा नियरली 50 years old है, बट टॉलर एंड स्टाउटर। अमोस वाइफ, ये उसकी वाइफ है। दीज टू लास्ट कैरेक्टर्स, लास्ट जो 5 कैरेक्टर्स हैं सब स्ट्रेट फॉरवर्ड ठहरा हुआ। नहीं है इसमें। क्लियर? दैट इज द फर्स्ट सेशन। यू हैव 1 hour, आपके पास 1 घंटा है। आप ओनील की हिस्ट्री पढ़ेंगे, यहाँ तक पीछे जितने पेज हैं नोट्स के 4, 5, 6, ये दोबारा रिक्रिएट करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे। क्रेक ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स में जाएंगे और जितने भी मैथोलॉजिकल कैरेक्टर मैंने लिखे हैं उनकी मैंने क्रेक ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स के अंदर जाके एलाबोरेशन दी है कि कौन सी सेंचुरी है, कहाँ पर है, क्या हो रहा है। बहुत सारी हिस्ट्री का आपको पता चलेगा, ग्रीक हिस्ट्री का पता चलेगा आपको। तो ये सारा 1 घंटे के अंदर आपने आपस में डिस्कस करना है, एक दूसरे को बताना है, ट्रांसलेट करना है, डिस्कस करना है, और आफ्टर 1 hour आई विल अगेन स्टार्ट द सेकंड पोर्शन ऑफ द लेक्चर। Clear? And in this lecture, in the second portion, we will purely discuss only morning become electron. ये अब तक आप जितना भी डिस्कस किया है हम लोगों ने अभी, और 1 घंटे में आप जो डिस्कस करेंगे, that all is the background of morning become electron. Clear? So nice of you for 1 hour.